हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे आगे की जो है 1-2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोगों ने अपने चैप्टर 1 का केमिस्ट्री की चैप्टर 9th क्लास चैप्टर 1 केमिस्ट्री का हम लोगों ने बेसिक ब्रांचेस के बाद हमने बेसिक डेफिनेशन को स्टडी करना है। बेसिक डेफिनेशंस के अंदर हमारे पास मैटर आता है, सब्सटेंस आता है, मिक्सचर आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके अलावा एलिमेंट आता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैं नेक्स्ट इसके बाद समझाता हूँ। पहले ये चीज़ समझा दूँ तो इसमें से बेसिक डेफिनेशन में हमने बेसिक से मुराद वो चीज़ें जो हमारे पास आगे पूरी केमिस्ट्री में छोटी छोटी जगह पर हमें यूज आने वाली है। ठीक है, जैसे एलिमेंट हमें पता होना चाहिए क्या, आगे एटम पता होना चाहिए क्या है, मैटर पता होना चाहिए क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी भी एटम की, किसी एलिमेंट की, किसी मॉलिक्यूल की, उसके अलावा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए हम लोग पहले इनको कहा गया बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन आपकी बात है मैटर की। क्या मैटर क्या होता है? The matter is that thing which have mass and occupies space। ऐसी थिंग जो कि mass रखती हो, और स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मैटर। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, इसके पास मैस है ना, छोटा सा मैस है, बहुत थोड़ा मैस होगा लेकिन है, मौजूद है। और ये जगह अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये जगह भी ऑक्यूपाई करे, इट्स मीन इट्स अ मैटर। अगर मैं इस बुक की बात करूँ, मेरे पास बुक पढ़ी है 9th क्लास की मैथ की, तो अगर मैं इस फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करूँ तो इसका भी कोई ना कोई मैस होगा और ये कोई ना कोई जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है। इस तरह से इसका जो हमारे पास है ये इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, ये भी क्या है? एक मैटर है। ये क्या है? मैटर है। अब इसके अलावा बस यानी कि दुनिया की हर कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई एलिमेंट है, कुछ भी है, उसका मैस है, वो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो क्या है? मैटर है। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे बेटर डेफिनेशन आती है वो है सब्सटेंस की। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अगर मैं बात करूं सब्सटेंस की और मिक्सचर की, देखो इस सब्सटेंस और मिक्सचर जो है ये आगे अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, उसमें मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ एक यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें बहुत डिटेल से अच्छी तरह समझाऊंगा, वहां पे आपको बहुत अच्छी समझेगी। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या कि सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है। सब्सटेंस देखो किसी मैटर का जो प्योर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, वो उसे कहलाता है सब्सटेंस। ठीक है, और जो इम्प्योर फॉर्म में हो, जो कि प्योर फॉर्म में ना हो, देखो मिक्सचर नाम से जाहिर हो रहा है कि वो मिक्सचर है किसी चीज का। ठीक है, लेकिन जो एक चीज जो प्योर फॉर्म में पाई जा रही है वो सब्सटेंस कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन O2। ठीक है, अब O2 जो है, अब यहाँ पे क्या है? प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर और कुछ एडिशन नहीं हुई, तो ये सब्सटेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं H2O की बात करूँ, ठीक है, तो ये मिक्सचर बन जाएगा दो चीजों का। ठीक है, H2O, तो यहाँ पे क्या फॉर एग्जाम्पल H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दो चीजें एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास दो एलिमेंट्स का मिक्सचर बन चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था। ये बच्चा थोड़ी सी क्या होती है डेफिनेशन, डिफरेंस है दोनों में, सब्सटेंस में और मिक्सचर में। ठीक है, उसके बाद बेसिक जो हमारे पास चीज आ रही है वो क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे नहीं आती, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो आगे आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर चैप्टर 1 में, वो आता है, उसमें से डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या वो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर उठा के दे दिया जाता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताता है, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होती है? अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या है? प्रॉपर्टीज है, और नाम सही हो रहा है कि फिजिक्स से रिलेटेड है। किससे बच्चों रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका जो इशू है या जो मामला है वो किससे हो बच्चों? फिजिकल स्ट्रक्चर से हो। किससे हो? फिजिकल से। ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने इससे पहले भी बात बताई थी कि किसी भी मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट्स होती हैं? 4 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, वैसे 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप किसी भी चीज को देखो तो वो 3 तरह के आपको पाया हुआ नजर आएगा, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या वो गैसियस फॉर्म में होगा। अपने आसपास बेशक नजर मार के देख लो, अपने आसपास नजर मार के देखो कि दुनिया में जितनी भी चीजें या तो सॉलिड फॉर्म में आपको नजर आ रही होंगी, या लिक्विड फॉर्म में नजर आ रही होंगी, या गैसियस फॉर्म में नजर आ रही होंगी। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जो होती है दुनिया में 3 फॉर्म में पाई जा रही होती है, जो बेसिकली में नजर आती है, तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, या गैसियस फॉर्म में होगी। ठीक है, अपने आसपास एक नजर दौड़ा के देख लो। ठीक है, अगर आप कहोगे मेरे पास फॉर एग्जांपल बेड पड़ा हुआ है तो बेड सॉलिड फॉर्म में, अगर आपको मेरे पास पानी पड़ा है तो लिक्विड फॉर्म में, आपको मेरे पास कोल्ड ड्रिंक पड़ी है तो लिक्विड फॉर्म में, आपको हवा में गैसेस हैं, तो ये कोई ना हर चीज जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन एक स्टेट और भी होती है इसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जो आयोनिक फॉर्म में होती है। जैसे लाइट है, लाइट ना सॉलिड है, लिक्विड है, ना गैस है, वो क्या फॉर्म है? वो प्लाज्मा की फॉर्म है।
खैर वो एक अलग मैटर है, फिलहाल हम बात करें जो हम तीन ही को देखते हैं, ठीक है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ये चीज देखते हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। अब फिजिकल यानी कि जिस्मानी तीन तरह की हो सकती है, तीन तरह की पढ़ी है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ एक आइस उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ मैं फॉर एग्जांपल वाटर उठा लेता हूँ, H2O का मॉलिक्यूल मैंने उठा लिया, H2O, ठीक है, मैंने लिखा था मिटा दिया। तो H2O का मैंने मॉलिक्यूल उठा लिया, मैं देखूंगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हो सकती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगर मैं उसको जमाऊं पहले तो देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कि वो किस पॉइंट पे जाकर फ्री, यानी कि उसको कितना टेम्परेचर किया जाए तो उसकी जो फिजिक है, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में है अभी, उसकी जो फिजिक है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो लिक्विड से किस में चला जाए, सॉलिड में। देखते हो ना फ्रिज में बर्फ जम जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है, उसका टेम्परेचर आप कम करते हो उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब उसको कितना टेम्परेचर दिया जाए कि वो वापस मेल्ट हो जाए, ठीक है, तो वो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद उसको और मजीद कितना टेम्परेचर दिया जाए कि वो उबलने ही लग जाए, ठीक है, उसको कितना फिजिकल कितना टेम्परेचर दिया जाए कि वो उबलने लग जाए, यानी कि लिक्विड से एक गर्म स्टेट में चला जाए, ठीक है। उसके बाद आप उसको कितना टेम्परेचर दो कि वो भाप बन के उड़ने ही लग जाए, यानी कि पहले वो लिक्विड था, लिक्विड से वो किस में गया, सॉलिड में, फिर आइस की फॉर्म में, फिर आपने टेम्परेचर कम किया, वापस मेल्ट हुआ, पानी की फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया। अब आप उसका और टेम्परेचर क्या नाम है, इतना ज्यादा बढ़ा दो, इतना ज्यादा बढ़ा दो कि उसके बाद क्या नाम है, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो गैस बन जाए, वो भाप बन के उड़े, ठीक है, हवा में उड़े, ठीक हो गया। तो क्या नाम है, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसका वेपोरेटिंग पॉइंट क्या है, उसके अलावा इसका वेपोराइजेशन पॉइंट क्या है, एवरीथिंग। ये सब चीजें जो होती है क्या होती है, किसी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रक्चर किस तरह का है उसका, ठीक है, साइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, डिफरेंट साइक्लिक, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मॉर्फस स्ट्रक्चर है, या यानी कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें आप एनर्जी ज़्यादा लगाओगे तो वो ब्रेक होगा, या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जो आप इजीली थोड़ी सी भी हीट दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी, यानी कि हर कोई प्रॉपर्टी उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर से, फिजिकल फिजिक से उसकी वो करती है, जो उसकी फिजिक को चेंज कर रही है या उसकी फिजिक में किसी किस्म में कोई भी तब्दीली ला रही है, वो जो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल मैंने काफी ज्यादा दिया। उसके बाद बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है, देखो बात नजर आ रही है यहाँ पे, साफ से नजर आ रहा है, दो लफ्जों में तोड़ो, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब केमिकल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अब किस, या फॉर जब केमिकल क्या होता है, यानी कि केमिकल से हमारा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, यानी कि केमिकली इसमें क्या चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज दिखाता हूँ, देखो द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, किसी भी सब्सटेंस की कि वो बना हुआ किस तरीके से, ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस डिपेंड अंडरगोस अ केमिकल रिएक्शन, कि जब भी कोई सब्सटेंस जो होता है अंडरगोस जाता है किसकी, केमिकल रिएक्शन के अंडर, केमिकल रिएक्शन के अंदर जाता है, इट कंपोजेस इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है, उसकी कंपोजिशन चेंज होती है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो कंपोजिशन उसकी किस तरह की थी, आगे वो किस तरह की कंपोजिशन में जाएगा, ठीक है, वो कितने सब्सटेंस निकालेगा, कितने सब्सटेंस बनाएगा, ये उसकी केमिकल कंपोजिशन, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि वो कितनी हीट पे कितना रिएक्शन देगा, वो कितना रिएक्टिव है, वो कितना अनरिएक्टिव है, वो इनर्ट तो नहीं है, यानी कि इनर्ट वो सब्सटेंस नॉर्मल गैस इनर्ट होती है जो कि रिएक्शन शो ही नहीं करती, ठीक है, यानी कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो मतलब कितनी जल्दी किसी चीज दूसरे के एटम के साथ, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के साथ कितनी जल्दी जाकर रिएक्ट करेगा। तो ये ऐसी सारी क्या होती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल इसकी आप देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर की डिकम्पोजिशन आप देखो, मैंने बताया ना कि वो इट्स कंपोजिशन डिपेंड अपॉन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, उसकी कंपोजिशन जो होती है वो चेंज होती है जब उसको केमिकल रिएक्शन के अंदर भेजते हैं, और तो उसका सब्सटेंस है वो, यानी कि नए सब्सटेंस बन जाए। जैसे देखो ये वाटर है ना, अब वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड है। अभी जब आपने इसको चेंज किया तो यानी कि आप ये देखो कि H2O और H2 और O में ये डिकम्पोज की, यानी कि उसको तोड़ा, ब्रेक किया, तो क्या किसमें चेंज हो गया, H2 और G O में। अब देखो ये भी G है, ये भी G, यानी कि ये भी गैसेस फॉर्म है, ये भी गैसेस फॉर्म है, लिक्विड से किसमें चला गया बेटा, गैसेस। ये सी केमिकल चेंज था, ये इसका नाम केमिकल चेंज, ठीक है, यानी कि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, इसके अंदर के जो देखो गैसेस, उसमें क्या डिफरेंस होता है, लिक्विड की तरफ बात करें, लिक्विड में जो एटम होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है, लेकिन गैसेस में क्या होते हैं, एटम दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि अब इसमें केमिकल चेंज किस तरह से आ रहा है कि आपने हीट दी, ठीक है, हीट देने के बाद एटम्स एक दूसरे से एनर्जी गेन की, एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन से मुराद है कि अपनी एक ने रिलीज की, एक ने एक्साइट किया, एक ने डीएक्साइट किया, करते करते एलिमेंट के अंदर वाइब्रेशन आई, ठीक है, सॉरी एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल जो एटम्स उनके अंदर वाइब्रेशन आई, उन्होंने ऊपर नीचे ऐसे हरकत करना शुरू किया, और मतलब लिक्विड इसमें चेंज हो गया, गैस फॉर्म में चेंज हो गया। ये ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज थी बच्चों। अच्छा तो बच्चों हम लोगों ने बाकी चीजें पढ़ ली है, हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो क्या, एलिमेंट्स। हमने क्या पढ़ना है,
एलिमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं? देखो हमने इससे पीछे हमने सब चीज़ें पढ़ ली, हमने केमिकल हमने क्या पढ़ा, हमने मैटर पढ़ा, हमने सब्सटेंस पढ़ा, हमने इसके अलावा मिक्सचर पढ़ा, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम क्या नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, हमने नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एलिमेंट है। हमने क्या पढ़ना है बच्चों, एलिमेंट पढ़ना है। अब एलिमेंट क्या चीज है, देखो द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबयूनिट बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। ऐसा सब्सटेंस जो मजीद केमिकल केमिकल और रिएक्शंस या केमिकल मीन के तौर पर यानी केमिकल यूज को मजीद ब्रोकन डाउन ना किया जा सके, उसको हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स की दो डेफिनेशन है, एक है पुरानी और एक है न्यू मॉडर्न। पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, पुरानी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। पुरानी डेफिनेशन में क्या कहती है बच्चों कि द सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो कि ना टूटा जा सके केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन या किसी भी तरीके से मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो अगर ये देखो एग्जांपल लिखी गई है यहाँ पे, जैसे H2O, इसको मैंने ब्रोकन किया तो H2 में और O में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे आप देखो तो ये H2 है, ये क्या है, H2 है। अब ये क्या चीज है, देखो H2 है। अगर मैं इसको मजीद हीट दूं तो ये मजीद कन्वर्ट होगा किसमें, H1 में और प्लस H1 में, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, अब इसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसने मजीद किसी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है किसी पर चार्ज आ जाए लेकिन किसी प्रॉपर उसको ये किसी न्यूट्रल आइटम में मजीद कन्वर्ट नहीं होगा। ये अब यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट है। देखो क्या डेफिनेशन है हमारे पास, द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय और यूनिट बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। अब किसी भी केमिकल या किसी भी थ्रू किसी भी चीज के जरिए हम इसको मजीद सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं करती, सिमिलर नहीं सॉरी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट है लेकिन ये अभी मॉलिक्यूल फॉर्म है। इसको मजीद अगर ब्रेक करूंगा तो ये बन जाएगा, अगर मैं मजीद इसको ब्रेक करूंगा तो ये बन जाएगा, ये भी एलिमेंट्स फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन एलिमेंट क्या है, ये है। अब ये आपको समझ आ रही होगी क्या होती है। अब इस तरह से हर वो चीज जो मजीद सिंपलर सब्सटेंस में केमिकल मींस के बाद भी कन्वर्ट नहीं हो सकती उसको हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस, वही सेम चीज है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, बस ये चीज डिफरेंट आ रही है क्या, इट इज अ सेम, इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substance by ordinary chemical means। अब यहाँ पे एक सेम बस एक चीज आ रही है कि सेम एटॉमिक नंबर, मतलब ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसे एटम्स आ रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो वो भी मजीद सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर क्या मसला है, अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, देखो यहाँ पे ये लिखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये होता है ना, देखो H12 H11 H12 H13, इन सब का देखो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन इनका जो मास नंबर है 1 2 3 मास नंबर, इससे मास नंबर की बात नहीं की, उसने किसी बात की है एटॉमिक नंबर की। तो देखो एटॉमिक नंबर 1 1 1 तीनों का सेम है ना, तो यहाँ पे मास नंबर बना दिए कि इनका सेम एटॉमिक नंबर है और मजीद किसी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो सकते। देखो ये मजीद सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक हो गया। ये होती है हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। और ऐसी भी एग्जांपल सेम यही चीज है कि H2O कन्वर्ट किया हमने, डिकम्पोज किया, देखो H2O O में कन्वर्ट हुआ, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बट ये जो है O जो है ये मजीद डिकम्पोज यानी कि इसको आप सोचो तो मजीद डिकम्पोज सिंपलर सब्सटेंस में नहीं जा सकता, इसलिए अभी है एलिमेंट, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एलिमेंट कहेंगे। हाँ तो बच्चों एलिमेंट आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट अब एक चीज आपको दिखाऊं, वो ये चीज है कि देखो बुक के ऊपर देखो तो नेचुरल अकरिंग बाय वेट, आई क्यों आपको बताऊं कि मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है उनकी जो अमाउंट है वो 118 है, 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। उसमें से आप देखो कि हवा में ही है, एनवायरनमेंट में एक टेबल आपको दिया है, इसको थोड़ा सा देख लो। अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 47% है, सिलिकॉन 28, एल्यूमिनियम 78, फिर ओशन ट्री यानी कि समुद्र वगैरह में और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, क्लोरीन 1.8% है, एटमॉस्फेयर हवा में कितनी है यानी कि नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और आर्गन कितनी हो जाती है 0.9% हो जाती है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से आता है, इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आता है क्या चीज आती है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंबल के बारे में कि सिंबल क्या होता है। देखो हाँ सिंबल क्या होता है, देखो सिंबल कहते हैं, लोगो भी कह सकते हो, सिंबल कह सकते हो, वो चीज सिंबल बेसिकली ऐसी चीज होती है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। हर एलिमेंट हर एटम जो होता है, हर एलिमेंट जो होता है वो किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंटेड हुआ होता है, यानी कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो तो आप CID देखते हो, बटुले देखते हो, इसके अलावा और भी फर्स्ट करो आपके पास कोई कंपनी होगी, कोई कंपनी होगी, किसी चीज का फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है, हर चीज का अपना लोगो होता है। अब वो लोगो क्या चीज होती है, वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर फर्स्ट करो मर्सिडीज का लोगो है तो वो फर्स्ट करो होंडा का लोगो है एच वाला, तो इस होंडा को रिप्रेजेंट कर आप एच देखते जाते तो आपको दिमाग में बात आ रही थी अच्छा ये होंडा कंपनी का प्रोडक्ट है।
ठीक है। आप मर्सिडीज है, मर्सिडीज का फॉर एग्जाम्पल आप देखते जाते हो ये वाला इस तरह का कुछ होता है, तो वो आपके दिमाग में फौरन बात आ जाती है यार ये प्रोडक्ट जो है वो मर्सिडीज की है। तो इसी तरह से बच्चों जो सिंबल होते हैं वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप वो सिंबल कहीं भी देखते जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये फ्ला एलिमेंट लिखा हुआ है, ये फ्ला एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो वही सिंबल होता है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, ठीक है, which are abbreviation of the name of the element, जो कि उस नेम एलिमेंट के नेम की एब्रीविएशन होती है, ठीक है, जो इससे वो बन रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप बात करूं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे देखो हाइड्रोजन का शुरू में H है तो इसका H है, एब्रीविएशन से मुराद ये नहीं, एब्रीविएशन से मुराद ये अगर मैं कहूं ना Na तो इसका मतलब सोडियम ही होगा। मतलब Na का मतलब क्या है, सोडियम, वाला कि सोडियम की स्पेलिंग देखो कहां शुरू हो रही है, SODIUM, ठीक है, आईयूएन, जबकि Na इसका सिंबल है, Na इसका सिंबल है, इसकी एब्रीविएशन, ये इसकी एब्रीविएशन है। यानी कि जहां पे भी Na में देखूंगा मैं कहूंगा ये क्या है, सोडियम। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो पहला सिंबल है वही हमेशा क्या हो, पहले दो सिंबल ये एक सिंबल ये हमेशा क्या हो, वो अल्फाबेट जो हो वो क्या हो, किसी भी आइटम का या एलिमेंट का क्या हो, सिंबल हो, जरूरी नहीं होता। ये जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने दरियाफ्त की, उनकी मर्जी, उन्होंने जैसे नाम दे दिया, ठीक है, वो हमें याद करना। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो मेरे पास बुक है, तो बुक में आप ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो तो क्या है, सोडियम की वजह से Na है, पोटेशियम K से रिप्रेजेंट हो रहा है, सिल्वर Ag से, मैग्नीशियम Mg से, बैरियम Ba से, जैसे बाई कार्बोनेट है ये, चलो ये कार्बोनेट्स में बात आ जाती है, अभी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। पर जैसे ये देखो रेडिकल हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, देखो CH ClBrI कार्बोनेट, फिर चलो आर्सेनिक है, ACAS है, बोरोन है, B नाइट्रोजन N, ठीक है। आगे ये क्या सारे इनके क्या क्या बच्चों, ये इनके सारों के सिंबल्स हैं। यानी कि सिंबल्स आपको जहां भी नजर आए आप समझ लो ये फलां बंदे की फलां चीज की बात होगी। अब मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल जिंक है ना, जिंक है, अब जिंक का सिंबल क्या है, Zn। अब फॉर एग्जांपल Zn आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख नजर आए पूरी केमिस्ट्री में तो आप समझ जाओ ये जिंक एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक हो गया। ये होते हैं बच्चों सिंबल्स। अब बात आती है नेक्स्ट आती है वैलेंसी की। व्हाट इज मीनिंग वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या चीज होती है, देखो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद, देखो इससे पहले मैं आपको छोटी सी और बात समझा दूं, जब भी दो एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, वो इंटरेक्शन डिपेंड कर रहा होता है किसी भी एटम की वैलेंसी पर, कि एटम के अंदर वैलेंसी क्या है, क्या वो कितने एटम्स है उसकी नीडेड है, कितने वो उसके एक्स्ट्रा, वो कितने दे सकता है, कितने ले सकता है, ये उसकी वैलेंसी होती है। देखो मैं थोड़ा समझा दूं, समझ आ जाएगी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि वो एक एटम जो है दूसरे एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है, ये ऐसी क्या रहेगी, वैलेंसी की रहेगी। देखो बॉन्डिंग कब क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं बॉन्डिंग किस तरह से क्रिएट होगी। अगर मेरे पास एक एटम है ये, ठीक है, और एक एटम ये है, मैं कहती हूँ उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके 8 होती है ना, मैं कहती हूँ 8 नहीं है, यहाँ पे इसके 7 है, ठीक है, यहाँ पे इसके भी क्या है, 7 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अब यहाँ पे भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या होगा ऑक्टेट टूल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए लास्ट शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा ये क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के करीब, अब ये देखो इसकी भी नीड है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को घूमते फिरते एक दूसरे के पास आएंगे, आते आते क्या होगा, आगे इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की नीड को कर देंगे बच्चों, फुलफिल कर देंगे। ये आ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये दोनों के पास देखो दो दो पूरे हो जाएंगे, इसके पास भी दो हो जाएंगे नाम के इसके पास भी दो हो जाएंगे। अब यहीं पे अगर फर्स्ट करो इसके लास्ट में एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, अब यहाँ पे एक बॉन्ड की बजाय फिर क्या बनते, 2 बॉन्ड बनते। मैं कहती हूँ एक 2 की बजाय 3 होते, इधर भी 3 होते, फिर 2 की बजाय 3 बॉन्ड बनते, ठीक है। तो ये इस तरह से एटम्स आपस में कंबाइन होते, यही चीज वैलेंसी कहलाती है, किसके इलेक्ट्रॉन किस एटम के इस एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये चीज डिपेंड करती है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। देखो ये पहला शेल है, फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के जो सबसे करीब होता है उसको फर्स्ट शेल कहते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये लास्ट शेल, इस एटम का लास्ट शेल है। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो पेयर की, अब एक बात और बताऊं आपको कि एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के, तो पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप पेयर उनको अनपेयर करोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, ये पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये है, ये है, ये अब ये पेयर फॉर्म में, ठीक है सारे। मैं कहती हूँ जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसके बच्चों बताओ वैलेंसी क्या होगी, ये कितने एटम्स को अपने साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि कितने एटम आपके साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि दो बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर आगे जुड़ेगा, किसी भी एटम का एक इलेक्ट्रॉन इधर आगे जुड़ेगा, इसके 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, 2 है। अच्छा ये चीजें पता कहां सकती है, ये चीजें पता लगती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं उसके बाद हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, तो मैंने क्या किया बना के यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से बना दिया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ उसके अलावा सोडियम है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अब 11 की 1s2 2s2 2p, अब कितनी होगी, 4 होगी। 4 में अब आप कितने ऐड करोगे, 2p 5, 5 2 7 7 और 2p 6 पूरा होगा, सॉरी ये 10 होगी मेरे पास। 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1, ये हमारे पास समय, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये लास्ट शेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। देखो पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 सोडियम बन गया। अब यहाँ पे देखो इसकी यूनिट क्या है, अब यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे इसको देखो तो आप मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। उसके बाद देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास Cl17 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, स्ट्रक्चर बनाओ इसका, एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आएंगे इसमें, ऐसे बनते हैं। देखो ये अकेला ऐसे होता है, फिर ये एक शेल होता है, ये पूरा फिर एक शेल होता है, ठीक है। अभी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डाल दिए, दूसरे शेल में देखो 2 6 और 2 8 है, 8 पूरे बना दिए। अगले शेल में देखो 5 और 2 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, अभी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो यहाँ पे इसकी ये भी एक बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास इन चीज़ों को थोड़ा बहुत मतलब हम लोग समझने की जरूरत है, ये चीज़ें हम समझेंगे तो आगे हमें काफ़ी ईजी होगा कि हम लोग जो है वो इजीली आगे चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो आज हमारी जो बेसिक डेफिनेशन थी हमारी मुकम्मल होगी। बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ हमारे आगे जो हम पढ़ेंगे वो आगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तकरीबन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने काफ़ी अच्छी क्वेश्चन चलो आपको आके आपको समझ आ जाए। उसके बाद जो चीज़ अगर फर्स्ट को नहीं समझ आई, कोई चीज़ रह गई है मेरे से इंसान शायद गलती हो भी सकती है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्योंकि मेरा ये थोड़ा सी आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो ये अवार्ड दे सकते हैं कि आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, पसंद आ रही है, और उसके बाद तो इसको शेयर कर सकते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।